बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिशेल फोको के बारे में। ठीक है, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं लाइक डिस्कोर्स कि इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, एज़ वेल एज़ पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट कि जिसके पास पावर है वो अपनी नॉलेज अपनी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, और जिसके पास नॉलेज है वो अपनी नॉलेज के थ्रू पावर गेन कर सकता है। और थर्ड थिंग इज़ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन किस तरह सोसाइटी में मेंटेन रहना चाहिए और इसका क्या रोल है सोसाइटी में। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट गवर्नमेंटलिटी एंड द बायो पावर, कि गवर्नमेंट आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है आपकी बायो पावर में, यानी कि आपकी डेथ, आपकी लाइफ, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट होती है गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट किस तरह इनसे अटैच होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट, बट आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एज वेल एज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिशेल फोको के लाइफ के बारे में। ठीक है, मिशेल फोको जो है ना, ये 1926 को पैदा हुए, 1984 को इनकी डेथ हो गई। ये एक फ्रांस के इलाके में पोइटर्स में पैदा हुए। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि ये कहाँ पे हुए हैं, फ्रांस के इलाके में, और यहाँ पे किस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ इन पे, हिटलर की वॉर का। ओके, ये जो थे इनके फादर जो थे वो सर्जन थे, और मिशेल फोको डिड नॉट एक्सेल इन स्कूल अंटिल इनरोलिंग इन कॉलेज। ये जो मिशेल फोको थे इनकी स्कूल स्टडी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन जब ये कॉलेज स्टडीज़ में आए तो इनको ये अपने नेम की वजह से ना फेमस भी होते गए, लेकिन इनको बहुत दफ़ा रिजेक्ट भी कर दिया गया। इवेंचुअली अर्निंग एडमिटेंस टू वन ऑफ फ्रांस मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़। फिर इनको जो है फ्रांस की बहुत ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, जिसका नाम है एकोल नॉर्मेल सुपीरियर। ठीक है, ये इनकी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे फोको जो है ना, इन्होंने साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की और फिलॉसफी। ये साइकोलॉजिस्ट थे और फिलॉसफर थे। ठीक है, बट इनकी जो एकेडमिक सक्सेस थी वो इजीली इन्होंने गेन नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्कूल में भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिजेक्ट हुए, और फिलॉसफर तो किसी की समझ में नहीं आते, और साइकोलॉजिस्ट भी किसी की समझ में नहीं आते। ठीक है, तो इस वजह से इस बेस पे कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक थे, डेट्स वाई किसी की समझ में आने से कासिर थे। फिर फोको जो थे इन्होंने बड़े हॉरिबल बॉट्स में सफ़र किया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए, क्योंकि इनको बहुत दफ़ा फेल कर दिया गया। ठीक है, और द फर्स्ट टाइम इन्होंने 1950 में मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनकी थेरीज़ को, इनकी स्टडी को। फिर 1958 में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जब ये फ्रेंच में सर्व कर रहे थे, ठीक है, जब ये जॉब कर रहे थे, फिर ये स्वीडन में भी निगलेक्ट हुए। फिर फोको ने ना सबमिटेड हिज डॉक्टरल थीसिस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उपसला। ठीक है, और यहाँ पे भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि इतनी इन्होंने रिजेक्शन फेस की जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली डिप्रेस्ड थी। फिर फोको जो है वो सर्व करते थे एज अ थ्योरेटिकल इंस्पायरेशन। ठीक है, अपनी थेरीज पेश किया करते, जैसे नॉलेज और पावर की थेरी इन्होंने पेश की है। नॉलेज और पावर की थेरी ये नहीं है कि इन्होंने ही पेश की है, नहीं, लेकिन इन्होंने डीपली उस पर काम किया है। बहुत ज़्यादा क्रिटिक और भी थे, जैसे कि अरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, उन्होंने भी पावर और थेरी जो है नॉलेज की थेरी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। लेकिन इनका वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक, क्योंकि इन्होंने एक मॉडर्न एज से बिलोंग करते थे, एक नए नज़रिए से देखा, और नई जनरेशन को और जो पुरानी जनरेशन थी उन दोनों को मिक्स आउट करके फिर थेरीज अपनी जो है अपना नॉलेज और पावर पे इन्होंने हमें बताई हैं। फिर क्या हुआ है, अब इनका इतना थ्योरेटिकल वर्क था जिसकी बेस पे इनको इनकी थेरीज को फोकोलेडियन का नेम दे दिया गया। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियरियन, फिर उसके बाद काफ्केसिक टेक्निक आ जाती है। इसी तरह
जो इसका ऑनर होता है ना, अब फोको ने बड़ी अपनी थेरी से, इस वजह से उनकी थेरीज को फोको डिलियन का नेम दे दिया गया। फिर इस आउटसाइड में इस जो एकेडमी थी, इसमें क्या हुआ, फोको का वर्क था ऑफ इंटरेस्ट टू एनीवन लुकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द सबल वेज टू पावर वर्क्स इन सोशल लाइफ। अब क्योंकि इनके वर्क्स फिर सराहे जाने लगे थे, ठीक है, जब लोग मॉडर्निटी में आ गए, उनको समझ आ गई कि हाँ कि असल बात क्या है, ये जो बात है जो फोको थेरीज पेश करते हैं वो सेबल लोगों के लिए करते हैं, यानी कि नेटिव्स के लिए, जो आवाज़ नहीं उठा सकते, जो ऑप्रेस्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह पावर एक सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू हाउ सीमिंगली मंडेनस प्रैक्टिस एंड आइडियाज स्ट्रक्चर वन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, वही बात इसमें आ गई है कि किस तरह आपकी लाइफ टोटली इफ़ेक्ट होती है पावर के साथ, डोमिनेशन के साथ। सही है। अब इसमें क्या हुआ कि फोको को पढ़ने के बाद अब क्या होता है कि बहुत सोचना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो हम खुद हैं, हम इंडिविजुअल बंदा जो है वही एक सोसाइटी होता है, उसी फ़र्द से पूरी सोसाइटी बनती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है इनकी थेरी से कि हाँ, हर एक बंदे को पावर इफ़ेक्ट कर रही है, हर एक बंदे को कॉलोनाइजेशन इफ़ेक्ट कर रही है, ऑपरेशन इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिप्रेशन इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इट्स मीन कि हर बंदा अपने आप पे जब लगा के पढ़ता था, अपनी फीलिंग्स, मतलब ऐसी फीलिंग्स रखता था कि हाँ ये फोको ने मेरे लिए लिखा है, तो क्या हुआ, उसको फिर अपने आप में ही पूरी सोसाइटी नज़र आने लगी। फिर उसके अलावा क्या हुआ, इसके दिस अर्ली ऑब्स्टेकल्स फोको इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ द फ्रेंच मोस्ट नोटेबल इंटेलेक्चुअल, कि पहले जिसको रिजेक्ट कर दिया था वही बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मोस्ट नोटेबल इंटेलेक्चुअल बन गया, एक फ़िलासफ़र बन गया। फिर उसके बाद जो थीसिस थी ना, ये मैडनेस पे थीसिस उन्होंने दी है, ठीक है, क्योंकि ये साइकेट्रिस्ट भी थे, हमने बात कर ली है पहले कि साइकेट्रिस्ट थे, तो इनका कॉन्सेप्ट मैडनेस पे था, was immediately well received, and Foucault continued to write influential books on some of the West's most institutions such as medicine, prison and religion, as well as groundbreaking work on powerful social, more abstract theoretical issues of power, knowledge, sexuality and selfhood। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे मिशेल फोको ने वर्क किया है, क्योंकि इन्होंने हर शोबे को जो है हर शोबे से रिलेटेड लिखा है, मेडिसिन से रिलेटेड लिखा है, प्रिजन होता है जेल, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल भी इससे हम देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ उस पॉलिटिकल लेवल पे जाके लिखा है, इकोनॉमिकल लेवल पे जाके लिखा है, रिलीजियस लेवल पे जाके लिखा है, सही है। उसके बाद ये अपने टॉपिक्स में किसके बारे में बात करते हैं, कि किन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, पावर के इश्यूज़ को, नॉलेज के इश्यूज़ को, सेक्सुअलिटी के इश्यूज़ को और सेल्फहुड के इश्यूज़ को, कि आप क्या हैं, आपके पास कितनी पावर है, पावर जो दूसरे के पास है वो आपको किस तरह अटैक कर रही है, आपके पास नॉलेज कितना है। फिर सेक्सुअलिटी यहाँ पे आना है जेंडर बेस, ठीक है, मैन एंड फीमेल, मेल और फीमेल के दरमियान क्या डिफरेंस है, उनको किस तरह इक्वलिटीज़ मिलनी चाहिए, और आप खुद इस सोसाइटी से किस तरह बिलोंग करते हैं, इस सोसाइटी से किस तरह रिलेट करते हैं, आप खुद एक किस तरह सोसाइटी हैं, ठीक है, सेल्फहुड की बात करता है। फिर फोको जो है ना वो ऑब्जेक्ट करता है, फोको की स्टडी पे ऑब्जेक्ट किया जाता है कि दे ऑल टेंड टू फोकस ऑन हाउ नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एक्सट्रीमली कनेक्टेड टू पावर ओवर दैम। यही बात, ये किस तरह एक पावर जो है अल्टरनेटिव एक नॉलेज के साथ कनेक्शन रखती है, क्योंकि जिसके पास पावर होती है उसी का नॉलेज इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सोसाइटी पे, ठीक है। For Foucault, the many modern concepts and practices that attempt to uncover the truth about human being actually created the very types of people they purport to discover। अब इन्होंने कहा है कि मैंने ये पावर का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है, पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट, ताकि मैं अनकवर कर सकूँ ह्यूमन बीइंग के ट्रुथ को,
कि किस तरह साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली वो अटैक किया जा रहा है, वो उसको इफ़ेक्ट किया जा रहा है, उसके उसका माइंड किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है, फिज़िकली उसको किस तरह इफ़ेक्ट किया जाता है, और इंटरनली उसमें क्या इफ़ेक्शंस होती हैं। क्योंकि उस ज़माने में बड़ी वॉर्स हुई थी, हिटलर वॉर हुई, रशियन वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। ये मेन वॉर्स जो हैं सारी, ये उन्हीं की एज में हुई। और फिर कॉलोनाइजर्स भी आए, कॉलोनाइजेशन हुई, फिर क्या हुआ, लोगों की साइकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है इस सब बातों से। तो अब लोगों को दबा दिया गया। जो बोलने वाले थे उनके ख़िलाफ़ भी लोगों उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाएंगे। जब कॉलोनाइज़र्स के ख़िलाफ़ कॉलोनाइज्ड लोगों ने आवाज़ें उठाई, तो कॉलोनाइज्ड के पास ना तो पैसा था, ना तो वो सारे टूल्स थे जिसके बेस पे वो अटैक कर सकते कॉलोनाइजर्स पे। तो क्या हुआ, अब उनको दबा दिया गया, डरा धमका दिया गया, क्योंकि कॉलोनाइजर्स हर चीज़ रखते थे, उनके पास हर चीज़ थी। सही है। तो फिर अब ये बात हुई है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब डीकोलोनाइजेशन आ गई है, पोस्ट कलोनियलिज्म आ गया है, तो फिर भी उन कॉलोनाइजेशंस ने, उन वॉर्स के इफ़ेक्ट ने, उन वॉर्स ने किस तरह ह्यूमन बीइंग की साइकी को, ह्यूमन बीइंग की स्पिरिचुअलिटी को, ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी, सेक्सुअलिटी को किस तरह क्या किया है, इफ़ेक्ट किया है। इंसान खुद ही किस तरह भटके रह गए हैं। उन्होंने फ़ीमेल को अदर स्पीशीज़ करार दे दिया है, ठीक है। और आज के ज़माने में यही हो रहा है। फ़ीमेल्स क्या हैं, जस्ट रिप्रोडक्टरी सिस्टम उनमें है और वॉम्ब है, डेट्स वाई वो फ़ीमेल हैं, और उनकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। और दूसरी साइड पे उनको एनिमल स्पीशीज़ में रख दिया गया है, सब ह्यूमन स्पीशीज़ में रख दिया गया है। इसी तरह रख दिया गया है जैसे कॉलोनाइजर्स ने नेटिव्स को, कॉलोनाइजर्स ने ब्लैक्स को, कॉलोनाइजर्स ने उन ह्यूमंस को उन अदर करार दे दिया था, उन ह्यूमंस को सब ह्यूमंस की कैटेगरी में रख दिया था, ठीक है। इसी तरह उन्होंने वो बता रहे हैं कि किस तरह इन सारी चीज़ों पे वो इफ़ेक्ट की है, वो कॉलोनाइजेशन, वो वार्स। फिर फोको जो है वो ऑल्सो जाना जाता है फ्रांस में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज़म के बारे में, ठीक है। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। यहाँ पे हमें बात आ गई है कि उसने पॉलिटिकल में बड़ा हिस्सा लिया था, ठीक है। पॉलिटिक्स में उसका बड़ा रोल था। फोको जो है उसने नंबर ऑफ़ लेफ्टिस्ट, ठीक है, वो लोग जो पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे, ठीक है, जा चुके थे, जिनको निकाल दिया गया था पॉलिटिक्स, जो फोको है ना, उसने उनके साथ हिस्सा लिया। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए स्टैंड लिया, लाइक सपोर्टिंग प्रिजनर्स राइट। अब पॉलिटिक्स से किसको निकाल दिया गया था, जो हक की बात कहते थे, या वो खुद ही छोड़ गए थे जिनकी बात सुनी नहीं जाती थी। अब फोको ने क्या किया, उन तमाम लेफ्टिस्ट के नंबर को उठाया, उन सबको इकट्ठा किया और उनके साथ मिलके प्रिजनर्स के राइट, यानी कि पॉलिटिक्स के राइट जो है फ्रांस में, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट की, और प्रोटेस्टिंग द वियतनाम एंड अल्जेरियन वॉर्स। और वियतनाम और अल्जेरियन वॉर भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ ये वॉर की थी, और उन्होंने डिफेंड किया है। अब उनको लेफ्टिस्ट को उन्होंने कहा है कि लेफ्टिस्ट को आपने क्यों, वो लोग जो पॉलिटिक्स के में हक सच की बात करते थे, आप लोगों ने उनको क्यों निकाल दिया, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग की है किसने, मिशेल फोको ने, उन लेफ्टिस्ट के साथ ही मिलके। फिर फोको जो है ये उनकी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे हम। 1984 में इनकी डेथ हो गई है एड्स की वजह से, ठीक है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिज़िकल रिलेशनशिप्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, डेट्स वाई इसकी एड्स की वजह से डेथ हो गई है। लेकिन क्या है, उसको आज भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर के नाम से जाना जाता है, सोशल थियरिस्ट के नाम से जाना जाता है। फोको के जो वर्क्स थे उन्होंने क्या किया है, सोशोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, पर और उसके साथ साथ उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पे, कल्चरल स्टडी पे, साइकोलॉजी पे, फिर जेंडर स्टडी पे, गे और लेस्बियन स्टडी पे, फ़िलासफ़ी पे एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि हर फील्ड ऑफ एजुकेशन इन्होंने डिस्कस की हुई है अपनी थेरीज़ में, ठीक है। सिर्फ सोसाइटी पे बात नहीं की, सोसाइटीज़ के इश्यूज़ पे बात की है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों पे बात की है, सोसाइटीज़
कि जो जितने भी लेवल्स हैं, वो रिलीजन हो गया, वो इकोनॉमिकल हो गया, वो पॉलिटिकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, हर तरह का लेवल इन्होंने फेडरल लेवल तक इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम इनके की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पावर और नॉलेज को, डिस्कोर्स को, डिसिप्लिन को, गवर्नमेंटेलिटी एंड बायो पावर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिसिप्लिन को पढ़ते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में इनका क्या रोल था। फोको जो है उन्होंने आर्ग्यू किए हैं डिसिप्लिन जो है ये मैकेनिज्म है ऑफ पावर दैट रेगुलेट द थॉट एंड बिहेवियर ऑफ सोशल एक्टर थ्रू सेबल्स मीन। अब क्या है, वो बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो डिसिप्लिन होता है, वो कौन मेंटेन कर सकता है, जिसके पास पावर होती है। ठीक है, जिसके पास पावर है उसने जो रूल इम्प्लीमेंट करना है, जो डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करना है, वही उनके एक्टर्स यानी कि उनके कारकुन जो होते हैं सियासत के या गवर्नमेंट के, वो आके लोगों को बताते हैं और लोग उन्हीं पे अंधे नेटिव्स जो यानी पे सबल यहाँ पे कह दिया है कि नेटिव्स जो होते हैं तो वो उन्हीं की डिसिप्लिन पे जो है वो फोकस करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। फिर ये कहता है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्रोड sovereign force exercised by monarch or lord, discipline works by organized space. For example, the way a prison or classroom is built. इस पे वो टाइम पे बात करता है and everyday activities. अब डिसिप्लिन में वो किस चीज़ को कहता है, वो कहते हैं sovereign होता है जो इंटरनेशनली फोर्स होती है। ये कहते हैं कि ये सोवर्जन फोर्स है एक, यानी कि उन इंटरनेशनल लेवल पे जो मोनार्क्स हैं, जो लॉर्ड्स हैं, उनकी एक एक्सरसाइज है जिसकी बेस पे तमाम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये डिसिप्लिन वर्क है जो कि ऑर्गेनाइज करता है कि कहाँ पे पॉलिटिक्स सिस्टम रखना है, कहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम रखना है, कहाँ पे रिलीजियस सिस्टम रखना है और किस तरह उन चीज़ों को टाइम पे मेंटेन करना है। जैसे टाइम यू आर एक्सपेक्टेड बी वर्क ईच डे, यानी कि वही कि किस तरह हर दिन आपने उन चीज़ों पे जिसको आप डिसिप्लिन दे रहे हैं उन चीज़ों पे किस तरह हर दिन काम करना है और फिर बाकी सोशल एक्टिविटीज़, बाकी एवरीडे एक्टिविटीज़ उनको किस तरह खातिर मिलाना है। फिर वो बात करता है किस सोसाइटी के बारे में, वो बात करता है मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। वो कहता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना वो डिसिप्लिन्ड सोसाइटी है, डिसिप्लिनरी सोसाइटी है। अब वो डिसिप्लिनरी सोसाइटी किस तरह है, जब हम अगर बैक में जाएं, अपने हिस्ट्री में जाएं तो हमारे पास कोई डिसिप्लिन्स नहीं होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाम होती थी तो क्या होता था, हमें बहुत मुश्किल होता था मर्दमशुमारी करना। सही है, और उनको काउंटिंग करना, उनके लिए मेडिसिन तैयार करना, रिलीजियस लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, पॉलिटिक्स लेवल पे उनको बताना। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी जो है इसमें क्या है, मॉडर्निटी आ गई है, इसमें शाऊर आ गया है, एज़ वेल एज इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है, हर काम बहुत इजी हो गया है और हम इस सोसाइटी को डिसिप्लिनरी सोसाइटी कहते हैं। मीनिंग द पावर इज़ आवर टाइम इज़ लार्जली एक्सरसाइज्ड थ्रू डिसिप्लिनरी मीन अ वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इसमें पॉलिटिक्स लेवल पे बड़ी वैरायटीज़ आ गई हैं। ठीक है, स्कूल्स लेवल पे बड़ी वैरायटीज़ आ गई हैं, हॉस्पिटल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं। किस तरह पहले होता था, एक वज़ीर आज़म होता था, एक सदर होता था और साथ में उसका मशीर, अगर बादशाह वगैरह लगा ले किंग्स में तो एक किंग होता था, उसका मशीर होता था, उसका सफ़ीर होता था। ठीक है, और 2-4 उसके बंदे और होते थे। लेकिन इस दौर में मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या है कि एक अगर वज़ीर आज़म है तो उसके MPA हैं, MNA हैं, हर इलाके का अलग अलग है, जिसकी वजह से ये हुआ है कि हर इलाके की जितनी सूरत हाल होती है, कंडीशन होती है, जो भी सिचुएशन होती है उससे हर कोई आगाह रहता है। हर इलाके में जितने लोग होते हैं, उनकी जितनी पॉपुलेशन होती है, उससे लोग आगाह हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से मॉडर्निटी जो है, मॉडर्न टाइम पीरियड डिसिप्लिनरी पीरियड कहलाता है, डिसिप्लिनरी सोसाइटी कहलाता है। अब हम बात करें अगर गवर्नमेंटेलिटी के बारे में एंड बायो पावर के बारे में।
इसके वर्क में फोको जो है ना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंटलिटी को ईजाद किया है, कॉइंड किया है। फिर अकॉर्डिंग टू फोको गवर्नमेंटलिटी जो है ये आर्ट ऑफ गवर्निंग है। एक बंदा अगर वज़ीर आज़म या पीएम बन जाए तो क्या होगा, उसमें ये आर्ट होनी चाहिए कि उसने किस तरह गवर्नमेंट को पे रूल करना है, उसने किस तरह नेटिव्स पे रूल करना है, उसने किस तरह हर चीज़ को मैनेज करना है। उसको गवर्नमेंट की आर्ट आनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आर्ट ही नहीं होगी वो आके बैठ जाएगा और उस पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, उसने आटे की कीमत, चीनी की कीमत, हर चीज़ पे उसने टैक्स लगा दिए। उसको पता ही नहीं है मेंटेनिंग, जो मैनेज काम करना है उसकी आर्ट क्या है, मेंटेन चीज़ों को किस तरह करना है। तो क्या होगा, तो हर बंदे को जो गवर्नमेंटलिटी पे आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, उसको आर्ट ऑफ गवर्निंग ज़रूर आनी चाहिए। इसमें क्या है, पॉलिटिक्स पे उसको आनी चाहिए, एज वेल एज वी जनरली थिंक ऑफ इट, बट द गवर्निंग ऑफ अ वाइड एरे of an object and a person, such an entire population at the most objective level, and one's own desire and thought at a more micro level, यानी कि मोर माइक्रो लेवल। इन्होंने कहते हैं कि हर माइक्रो लेवल, यानी कि अगर पीएम में है, और सॉरी एमपीए है, एमएनए है, तो उनको भी, वो भी गवर्नमेंट के कारकुन है ना सारे, तो उनको भी क्या होना चाहिए, उनको भी आर्ट ऑफ गवर्निंग आनी चाहिए माइक्रो लेवल पे भी। मैक्रो पे तो आनी आनी है, लेकिन माइक्रो लेवल पे भी आर्ट ऑफ गवर्निंग आनी चाहिए। फोको जो है वो स्पेशली इंटरेस्टेड था इन हाउ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स द गवर्निंग ऑफ conduct was focused on the management of population। वो इंटरेस्टिंग इस बात पे था किस तरह क्या है कि मैनेजमेंट किस तरह होती है। वो इंटरेस्टिंग था कि किस तरह पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है, पॉपुलेशन के खाने का ध्यान, उनकी मेडिसिन का ध्यान, उनकी एजुकेशन का ध्यान, हर तरह की फील्ड से रिलेटेड पॉपुलेशन किस तरह मैनेज किया जाता है। फिर अनलाइक डिसिप्लिनरी पावर फेम्ड एट द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज़, द मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन रिलाइड ऑन बायो पावर। अब वो कहते हैं कि अब बायो जो गवर्नमेंटलिटी है वो किस पे रिलाई करती है, बायो पावर पे। किस तरह, पहले हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे, पहले हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होते थे, फिर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होते थे, लेकिन इस मॉडर्न एरा में इतनी गवर्निंग आर्ट आ चुकी है कि पॉपुलेशन को ईजिली मैनेज किया जा सकता है। किसके थ्रू वो किया जाता है, बर्थ्स के थ्रू, डेथ्स के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू, एंड हेल्थ एंड इलनेस के थ्रू विद इन द लार्ज सोशल बॉडी। बड़ी तादाद की सोसाइटी को, पॉपुलेशन को इन चीज़ों के थ्रू कंट्रोल में लाया जा रहा है। किन के थ्रू, बर्थ सर्टिफिकेट्स के थ्रू, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो पॉपुलेशन है उसको मैनेज किया जा रहा है। ये हो गया इसका गवर्नमेंटलिटी एंड बायो पावर पे। अब हम बात करते हैं डिस्कोर्स लैंग्वेज। डिस्कोर्स लैंग्वेज तो नहीं है, इसका है डिस्कोर्स, यानी कि इसने कैसी लैंग्वेज यूज़ की है। फोको वॉज इंटरेस्टिंग इन द फिनोमिना ऑफ डिस्कोर्स थ्रू आउट हिज करियर, प्राइमरली इन हाउ डिस्कोर्स definite the reality of social world and the people, ideas and the things that inhabit it। कि लोगों के जो आइडियाज़ हैं, ये प्राइमरी डिस्कोर्स को किस तरह डिफ़ाइन करता है कि ये रियलिटी है सोशल वर्ल्ड की, उनमें रहने वाले लोगों की, और उन आइडियाज़ की, थिंग्स की, और उन हैबिट्स की जो वो लोग अपने अंदर रखते हैं। फोको के लिए ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे है ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग अबाउट द रियलिटी, क्योंकि आपके आइडियाज़, आपका जो शाऊर है ना, वही आपको रियलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो आपका शाऊर है वो बड़ा अच्छा वे है जिसके थ्रू आप स्पीक कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और राइट कर सकते हैं। That define what can be intelligibly thought and said about the world and what cannot। इसी आइडियाज़ के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, अपने शाऊर के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, इस दुनिया में क्या कहा जा रहा है, क्या कर सकती है वो चीज़ें हमारे लिए, और क्या वो चीज़ें नहीं हमारे लिए कर सकती।
ठीक है। यानी कि अगर आप ले लें पॉलिटिक्स को, तो हम अगर हमारे पास आइडियाज़ हैं, ठीक है, ऐसा दिमाग है जिसे हम जान सके, तो हम क्या जानेंगे, क्या कहेंगे कि हाँ पॉलिटिक्स में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी जो हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। यानी कि राइट और रॉन्ग में जो डिफरेंस है वो आपको डिस्कोर्स सिखाता है, आपकी लैंग्वेज सिखाती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू आप स्पीकिंग कर सकते हैं, जिसके राइटिंग कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप उसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है, जेंडर्स की हिस्ट्री में 2 सेक्सेस मेल एंड फीमेल, इसमें क्या होता है, फंडामेंटली चेंज द वे वी थिंक अबाउट डिज़ायर, प्रेयर एंड आवर इनर मोस्ट सेल्फ। सेक्सुअलिटी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें हमें क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं, इसमें क्या है, हमारे डिज़ायर्स आ जाते हैं, हमारे प्लेयर्स आ जाते हैं, और इसमें हमारी इनर जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो इसमें आ जाती है। लेकिन फोको आर्गूमेंट करता है डिस्कोर्स अबाउट दिस सेक्सुअलिटी डिड नॉट डिस्कवर सम प्री एग्जिस्टिंग कोर ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन आइडेंटिटी बट रैदर क्रिएटेड इट थ्रू पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ पावर एंड नॉलेज। कोई भी फीमेल और मेल जो है, अगर उसके पास पावर है तो वो नॉलेज गेन कर सकता है, अपना नॉलेज इम्प्लीमेंट कर सकता है, और अगर उसके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज के थ्रू वो पावर गेन कर सकता है। ठीक है, आपने डिस्कोर्स देना है, सिर्फ आपने ब्रेन वॉशिंग करनी है अपने वर्ड्स से, आपने पेंट करने हैं अपने अल्फाज, ताकि अगले बंदे को वो पेंटिंग पसंद आ जाए। पेंटिंग, अपने वर्ड्स की पेंटिंग के थ्रू आपने अगले बंदे को क्या करना है, इम्प्रेस करना है, ठीक है, उस डिस्कोर्स के थ्रू। और वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज आपकी प्रैक्टिस होती है पावर और नॉलेज की। वो ये बात करता है इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके डिज़ायर्स, आपके प्लेयर्स, आपके जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या करे, वही आपको पावरफुल बनाए। ठीक है, एक मेल को पावरफुल बनाए, क्योंकि मेल स्टार्ट से ही सोचता आता है कि वो बड़ा स्ट्रांग है, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें सेक्सेस का कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके पास पावर है और नॉलेज की प्रैक्टिस है, तो वो बंदा जो है वो अपना डिस्कोर्स, अपनी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर सकता है, और सबको फिर उनकी एज अ ड्यूटी वो परफॉर्म करेंगे कि उस चीज़ को फॉलो करें। अब हम मिशेल फोको की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पावर एंड नॉलेज के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये इनका बहुत लंबा इन्होंने इस बात में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। स्टार्ट में वो बात करते हैं हमारी सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी में पावर किस तरह रोल प्ले करती है, किस तरह वो शेप देती है एक सोसाइटी को। फिर वो कहता है कि ये जो आइडियाज़ होते हैं लोगों के, ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि पब्लिक का रोल क्या है गवर्नमेंट में, उस पावर से रिलेटेड, जो पावरफुल बंदा है उससे रिलेटेड लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किस तरह अलग है और इनमें क्या डिफरेंस है, और किस तरह ये सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही है, और ये बताता है कि किस तरह डिस्कोर्स एंड डिबेट इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एटीट्यूड को, आपकी लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में आप जब मुबाहिसा करते हैं तो वो किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं आपकी एटीट्यूड्स। फिर वो बात करता है कि कैसे लैंग्वेज और नॉलेज जो है ये हमारे जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको किस तरह शेप देती हैं। अब फोको की जो थेरीज़ है ना, ये 60s और 70s को एड्रेस करती है। ठीक है, ये उनके रिलेशनशिप्स को बताती है। और ये मैंने आपको बताया कि पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट अभी से नहीं आया, ये प्लेटो, अरिस्टोटल कितने पुराने थे, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट पे बात की है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, मिशेल फोको ने इसको इस्टेब्लिश किया है, इस पावर और नॉलेज के कॉन्सेप्ट को। इस टर्म में उन्होंने ट्रुथ को सिग्निफाई किया हुआ है, ट्रुथ को जस्टिफाई किया हुआ है कि किस तरह जो हम पावर है और नॉलेज है वो ट्रुथ को बयान करता है। ठीक है, और किस तरह इसमें ट्रुथ को काउंट किया जाता है, और रिजीम ऑफ ट्रुथ किस तरह
क्रिएट होती है, इन्होंने ये बताया है। हालांकि बात इन टॉपिक्स पे, पावर और नॉलेज पे बहुत पहले कर दी गई है। फिर माइशेल फोको जो कहते हैं वो कॉन्सेप्ट है पावर और नॉलेज का। लोग सोचते हैं कि पावर और नॉलेज ये दोनों सेपरेट टर्म्स हैं, लेकिन ये सेपरेट टर्म्स नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि एक पॉलिटिकल व्यू से ली गई है और दूसरी एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू से ली गई है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन से। पावर यानी कि पॉलिटिक्स के पास पावर होती है ना, गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और दूसरी नॉलेज, तो वो नॉलेज यानी कि एजुकेशनल हिसाब से पावर। लेकिन वो कहते हैं कि पावर और नॉलेज एक ही टर्म है, ये सेपरेट टर्म्स नहीं हैं, ठीक है। वो कहता है कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जिसको पावर और नॉलेज कहा जाता है। अब फोको जो है ना वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तमाम जो नॉलेजेस हैं ये इज़ पॉसिबल एंड टेक प्लेसेस ओनली विद इन अ वास्ट नेटवर्क और सिस्टम ऑफ पावर। जितने भी आपके पास नॉलेज हैं वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं वास्ट नेटवर्क में, तभी फैल सकते हैं जब आपके पास सिस्टम ऑफ पावर होगा। जब आपके पास पावर होगी तभी आपका नॉलेज दूसरों तक पहुंच सकेगा, ठीक है। और रिलेशनशिप दैट अलाउज दैट नॉलेज टू कम टू बी in order of statement accepted as true is any context to be uttered, and in order for what counts as knowledge to be generated in the first place। यहाँ पे वही बात वो करता है कि जिसके पास पावर है उसका नॉलेज इम्प्लीमेंट हो जाता है, और जिसके पास नॉलेज है वो उस नॉलेज को काउंट करते हो, नॉलेज की बेस पे पावर गेन कर सकता है। वहाँ पे एग्जांपल देता है, साइंटिफिक नॉलेज में बी प्रोड्यूस्ड ओनली एज द रिजल्ट ऑफ वेल फंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर प्रॉफिट कॉपरेशन एंड और गवर्नमेंट, ईच ऑफ विच इज़ राइफ विद इन इट्स ओन। अब क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट और जो है पब्लिक स्कूल्स की अगर एग्जांपल ले लें, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स के पास पावर होती है, उनके पास नॉलेज भी होता है, उस नॉलेज की बेस पे उनके पास पावर होती है कि जितने पैसे चाहें वो बटोर सकें लोगों से, ठीक है। उस पावर के थ्रू वो क्या करते हैं, उस नॉलेज की बेस पे वो क्या करते हैं, वो लोगों से फीसेस ज़्यादा लेते हैं कि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, हमारे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई है, तो आप क्या करें, हमें इतनी फ़ीस दें तो ही आपके बच्चे का एडमिशन मिलेगा। उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्योंकि उनके पास पावर भी है और नॉलेज भी है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स की बात की जाए, पब्लिक प्लेसेस की बात की जाए, तो क्या होता है कि जो पब्लिक जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे फ़ीस कितनी है, बहुत कम फ़ीस होती है। पावर तो उनके पास है, ठीक है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। तो वो कहते हैं कि नॉलेज और पावर दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ये अलग अलग काम नहीं कर सकते। उनके पास पावर है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है पब्लिक स्कूल्स के पास। ये मैं बात नहीं कर रही, होता भी है, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अगर उनके पास नॉलेज नहीं होगा, सिर्फ पावर होगी, तो क्या होगा, वहाँ से जो पढ़ के आएगा वो कभी भी अपनी बात से सेटिस्फाइड नहीं कर सकेगा लोगों को। और अगर जिसके पास नॉलेज होगा, पावर भी होगी, तो वो क्या उस प्राइवेट स्कूल या कॉलेज से पढ़ के आएगा बंदा, तो उसके पास इतनी पावर होगी, इतनी विल पावर, क्वेश्चन पावर होगी कि अपनी बात से वो अगले बंदों को सेटिस्फाइड कर सके। अब फोको के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पावर सिर्फ मोनार्क किंग्स के दरमियान, क्वींस के दरमियान रिलेशन कोई नहीं है, उसका नाम नहीं दिया गया। पावर रिलेशनशिप फोको के लिए क्या है, नॉट ऑलवेज टॉप डाउन, दैट कैन बी बॉटम अप, लिटरल, ओवरलैपिंग एंड इवन बाई डायरेक्शनल। Think for example the many power relationship present at the typical American colleges or universities। अब इसमें क्या है, यहाँ पे टीचर्स की एग्जांपल दी गई है। टीचर्स के पास पावर होती है, ठीक है, उनके पास नॉलेज भी होता है, ओके, बात होगी। एक बंदे के पास अल्टरनेटिव दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, उसके पास एट द सेम टाइम पावर भी है कि वो जो चाहे स्टूडेंट के साथ कर सकती है,
जो पास कर सकती है उसको फेल कर सकती है, और उसके पास नॉलेज भी है जिसके बेस पे वो अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू सामने वाले बंदे का, स्टूडेंट का ब्रेन वॉश कर सकती है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है टीचर की एग्जांपल पावर और नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि सिर्फ टीचर के पास पावर नहीं होती, स्टूडेंट्स के पास भी पावर होती है। ठीक है, कि वो किसी आल्सो हैव पावर ओवर द इंस्ट्रक्टर इन फॉर्म ऑफ टीचिंग एवोल्यूशन, कि वो अपने टीचिंग एवोल्यूशन यानी कि टीचर्स जो उसको पढ़ा रही है उसमें खामियां निकाल सके, उसमें इतना शाउर होता है, उसके पास अगर नॉलेज होगी तो उसके पास वो पावर रखता होगा कि हाँ यहाँ पे टीचर ने गलत कहा है, वो टीचर्स की एवोल्यूशन पे बात कर सकता है, अटैक कर सकता है। एकेडमिक अपील, वो जहाँ यहाँ पे जो एकेडमिक जो है अपील की जाती है, जहाँ पे कि फ़लाँ टीचर जो है वो अच्छी नहीं पढ़ा रही, उसकी शिकायत लगा कंप्लेन कर दी जाती है, तो स्टूडेंट के पास इस चीज़ की पावर होती है। स्टूडेंट गवर्नमेंट अपील टू कॉलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्निंग बॉडी एंड सो ऑन, तो किसी के साथ भी जो है एप्लीकेशन अपने भेज सकता है, गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या बाकी जितने भी उसके साथ वाले कॉलीग्स होते हैं उनको भेज सकता है कॉलेजेस के, क्योंकि वो उसके पास पावर है। अगर वो गलत कर रही है तो उसके पास पावर है, स्टूडेंट के पास अपनी नॉलेज के ज़रिए वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसके अगेंस्ट जा सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, कंप्लेन कर सकता है उसकी। इसी तरह बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स बताए गए हैं, बॉस का और जो सर्वेंट है उसका रिलेशनशिप बताया गया है कि उनमें भी पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ किंग्स और मोनार्कीज़ के हद तक नहीं है, ये हर फील्ड पे पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट लगता है।